सर्वप्रथम मैं सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाउंटेन टीचर। मैं आज लेके आई हूँ आपके सामने क्लास 8 प्रश्नावली जो है 12.3। पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप सब बच्चे 8 क्लास के, आपकी जो एग्जाम्स है बहुत ही नजदीक आ रही है। आप जोरों से पढ़ाई पूरी तैयारी के साथ में आप लगे रहे होंगे, लेकिन मेरे जो वीडियोस हैं आप के लिए मैंने बनाए पर्सनल 8 क्लास वालों के बच्चों के लिए ही हैं, जो कि मेरिट में आना चाहते हैं। और हर एक बच्चा, चाहे वो मेरिट में हो, हर एक बच्चा मेरे लिए, सभी बच्चे समान है। हर एक बच्चे के लिए मैंने वीडियो बनाया, छोटे से बड़ा, किसी भी कैटेगरी का हो। कोई भी बच्चा अपने आप को कम ना समझे कि मैं कमजोर हूँ, मैं होशियार हूँ या मैं टॉपर हूँ। मेरे लिए सभी बच्चे एक समान है और दुनिया का ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना टैलेंट के पैदा हुआ। हर एक बच्चे में टैलेंट है, तो कभी अपने आप को खुद को कमजोर मत समझो। अच्छे से बस यहाँ पर खेल बस प्रैक्टिस का होता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं दावे के साथ में कहती हूँ, आज के बाद में आपको मैथ बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टेप, ऐसी ही विधि लेके आई हूँ। आपको कुछ भी मन में डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें। मेरा एक ही मेन पॉइंट है, किसी भी बच्चे के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम हमें समझ में नहीं आया। ये बात मुझे बहुत दुख होती। प्लीज आप ऐसा कीजिए, पूरी विधि को देखिए, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं और बेहतरीन विधि लाऊंगी। प्लस आप पर प्लीज आप मन में डाउट ना करें और ना ही डाउट रखे। तो चलो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें आपको क्या करना है मैंने बता दिया। आप क्या करते हैं कि जब एग्जाम देने जाते तो एग्जाम में एक तो टाइम कम रहती है, क्वेश्चन बहुत सारे रहते। तो देखो, सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते, मैं खुद भी घबरा जाती थी, इतने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्या होता था, 3 नंबर वाले जो होते थे उसको मैं 2 वाला नंबर लगा देती थी और आंसर। अब मैंने पूरा किया है, पूरे मुझे विधि आ रही, मैंने आंसर किया, लेकिन मेरा तो रॉन्ग ही हुआ ना। अगर वो 5 नंबर का होगा तो क्या उसमें से 1 नंबर दे दे, तो मुझे तो आते आते 4 नंबर तो कट ही गए ना, बात सीधी सी। तो आपको बिल्कुल घबराना ही है और ध्यानपूर्वक उसे इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको क्वेश्चंस को एक बार वापस लिख लेना है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को एक बार वापस लिख दिया है। 36y³ माइनस 9y। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, हमें इसे क्या करना है, इसे भाग के रूप में लिखना है। हमें क्या करना है, इसे भाग के रूप में लिखना है। तो देखो, ये इस तरफ वाली जो राशि वो नीचे आएगी और इस तरफ वाली राशि ऊपर जाएगी। तो 36y³ और ये माइनस है। ओके, यहाँ हमने माइनस नहीं लगा, माइनस 9y³। मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। हालांकि ये तो 2 मिनट का ही काम है, 9 चौटा 36, लेकिन टॉपर वालों को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो डाउन है उन्हें समझ में नहीं आएगा। डाउन मतलब जिन्हें समझ में नहीं आता। सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, कोई तो जल्दी से कैचअप कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाते। तो मैं विधि से बताऊंगी आपको, हर एक स्टेप बताऊंगी। कोई भी बच्चा डाउन नहीं है, आप सब बहुत होशियार हो। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा यहाँ पर हम लिख देते हैं अभाज्य। अगर आप किसी बच्चे को अभाज्य गुणनखंड भी नहीं आता हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी। और यहाँ भी मैं आपको पहले नोट्स इस तरह अभाज्य गुणनखंड बता ही दूंगी। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं जैसे कि 36। पहले हम 36 को कर देते हैं। अब 36 को आपको देखना है, इकाई की संख्या क्या है, 6 है, मतलब ये 2 के पहाड़े में आएगा ही। ये अभाज्य गुणनखंड का रूल्स होता है। देखो, ये मैंने 36 और 2, तो 2 एक टर्म 2 और 1 6। इस तरह तो हर एक बच्चे को आता होगा, क्योंकि ये आपने कक्षा 4th और 5 में इस तरह का आपने सीख लिया होगा। तो इस तरह का तो आपने में इसी तरह आपको देखो करते जा रहे स्टेप बाय स्टेप। 2 नाम 18, 3 9। तो बस देखो, ये कितना आया, 36 का आया है। फिर इस तरफ आया है, ये तो हो गया 36 का, ये हो गया 9। अब देखो, ये इकाई की संख्या है, यहाँ पर है 9, तो ये 2 के टेबल में तो आएगा ही नहीं। तो कौन से टेबल में आएगा, ये आएगा 3 के टेबल। 3 का बस हो गया।
तब इसे कुछ इस तरह हम लिखेंगे, ये बराबर है, यहाँ हमने बराबर कर दिया, तो हम माइनस का माइनस। अब 36 का देखो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर है y की घात 5, मतलब y टू फादर 1 2 3 4 और ये 5 हो गया 5। और इस तरफ 9 हम देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू y इंटू y इंटू y। अब बहुत ही आसान है, आप बस ध्यान से देखना, इस तरफ हमने लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आता हो तो प्लीज आप जल्दी से हाँ कर दें, कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि सारे बच्चों को, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आप चलो देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है, ऊपर 3 है, बिल्कुल है, यहाँ भी 3 कितना, ये और ये 1 1 1 1 बस हो गया। यहाँ पर हमें देखना है 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3, ओके। तो पीछे क्या बचा है उसे हमें लिखना, मतलब जो हर वाली, जो यह तो होता है अंश और ये होता है हर, तो हर में तो कुछ बचा ही नहीं, तो उसे लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जो हमें जो राशि जो बची है, जो संख्याएं जो बची है, उन्हें हमें लिखना है, उसे हमें लिखना है। तो 2 दूनी, ये माइनस था, माइनस 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या बचा है, y 2 बार बचा है, तो इंटू y स्क्वायर। तो -4y स्क्वायर के साथ में जब गुणा होगा, आंसर जो है वो आया है -4, ये गुणा है y स्क्वायर, ये हमारा है आंसर। तो ये वाला आंसर आपको पूरा, ये जो विधि है वो आपको पूरी तरह समझ में आ गई है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह अभाज्य गुणनखंड भी करके बताया है, और ये विधि भी कुछ इस तरह बताई। तो इसी विधि के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, और आशा है कि मैंने जो इजी था, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने जो कल वीडियो में बताया था प्रैक्टिकल के साथ में, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। तो हम चलते हैं इसी के थर्ड वाले क्वेश्चंस में। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आप चाहते हैं कि मैम हमें मैथ से बहुत डर लगता है, तो प्लीज आज के बाद आप बिल्कुल ऐसा घबराना छोड़ ही दीजिए कि आज के बाद ऐसा दिन नहीं आएगा। मैं दावे के साथ में कहती हूँ, आप याद रखना, आज के बाद ऐसा दिन नहीं आएगा कि किसी बच्चे को मैथ पसंद न आए। मैं लिख के दे सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, आप चाहे आपके डायरी में नोट्स मेरी बात आज के दिन, आज की तारीख आप लिख देना कि ये दिन वापस ऐसा कभी नहीं आएगा, आने वाले टाइम में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे मैथ समझ में ना आए और मैथ पसंद ना आए। आई श्योर, मैं 100% गारंटी के साथ में कहती हूँ। फिर हमारा जो है थर्ड वाला क्वेश्चन, 66 p स्क्वायर r क्यूब 11 q r स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमारा है। जैसे कि बहुत ही आसान है, हम चाहते हैं कि 11 के टेबल में 66 आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जिन्हें 11 के टेबल भी याद नहीं होगा, हमें भी याद नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से पहाड़े याद होते थे, याद ही नहीं हो पाते थे। तो जरूरी नहीं होता कि हर एक बच्चे को आ जाए, तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही समझेंगे। मेरा मेन पॉइंट है हर छोटे से पॉइंट को समझाना और विधि से लिखना है। क्या होता है कि समझाने वाले तो बहुत समझा देते हैं। अब जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये 66 है, ये 11 है, 11 6 हो गया। फिर आपको क्या लिखना है, p नीचे है, p ऊपर नहीं है, q स्क्वायर है, q। तो इस तरह मैं बता दूंगी, लेकिन ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, ये 2 मिनट में हो जाएगा। फिर आप विधि कैसे लिखेंगे, और जहां तक विधि नहीं होगी तो आपके तो नंबर तो अधूरे ही रहे ना, फिर मतलब ही क्या मेरे समझाने का। जब अगर आपके नंबर ही आधे अधूरे आए तो मेरे पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। मेरा तो एक ही अरमान है कि आपके जो परसेंटेज वो 100% हो, मैथ में कम होने ही नहीं चाहिए। अगर आपके परसेंटेज कम होते हैं तो आपसे ज्यादा गलती मेरी है, क्यों मेरे पढ़ाने में कहीं कमी रही होगी तब आपके नंबर कम आए। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बेहतरीन विधि, बेहतरीन तरीका मैं आपको उस विधि से मैं आपको समझाऊंगी। तो हमने
पहले ही बोला था हमने, क्वेश्चन तो एक बार वापस लिख देते। कई बार मैं भी हड़बड़ी भी इतनी होती हूँ कि क्वेश्चन को सही तरह लिख नहीं पाती और फिर आंसर को ढूंढती रहती हूँ कि आंसर हमें क्यों नहीं आया। एक बार इसे चेक कर देते। 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यू पार्ट 11 टू क्यू आर स्क्वायर। तो बस इसे इस तरह लिखते हैं, सार्वगुण मतलब अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो यहाँ पर मैं अभाज्य गुणनखंड आपको कैसे बताऊंगी, नोट एंड नोट टी। आपको एग्जाम में ये नोट्स नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड जो रफ काम होता है पिछले वाले सबसे लास्ट वाले पेज में, वहां पर होता है ये रफ काम, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर साइड में ये रफ टर्म में आता है, क्योंकि इससे अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम नहीं बता सकते। यहाँ पर अगर आप चाहते तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये क्या होता है रफ टर्म में ज्यादा अच्छा। यहाँ पर आप करेंगे तो वो विधि एक थोड़ी आपकी अच्छी नहीं दिखेगी, और जब कहते हैं ना जब कोई चीज अच्छी ना हो तो हमें वो मन को नहीं पसंद आती। एग्जाम्पल फॉर कभी कभी क्या होता है हमारे घर में, मैं आपको हंसाने वाली बात बता दूं, हम कहीं जाते हैं या फिर घर पर भी अब सपोज करो कि आज आलू की सब्जी है और बहुत सारे बच्चों को आलू नहीं पसंद है। दूसरे दिन क्या होता है, आलू में अच्छा से तड़का लगा देते हैं, अच्छा सा कलर आ जाता है, बहुत सारे मसाले डाल देते हैं जिससे खुशबू बढ़ जाती है, कलर अच्छा आ जाता है, तो वो सब्जी क्या आपको अट्रैक्टिव करेगी? बिल्कुल करेगी। तो आपको मन होगा नहीं थोड़ी तो मैं खा ही लूं। तो देखो दिखने में अगर सुंदर है, दिखने में अगर सुंदर है तो वो ऑटोमेटिक, ये साइंस है। कोई चीज जिस तरह विधि हो चाहे कुछ भी हो, सब्जी वगैरह हर एक चीज, कपड़े भी हम खरीदने जाते हैं तो जो ज्यादा सुंदर होता है हम उसे ही लेते हैं ना। तो अट्रैक्टिव, तो मेरे मतलब है कि नंबर कटने ही नहीं चाह रहे, आपको विधि पूरी आ रही, आप मैथ अच्छे तरीके से कर सकते, तो फिर नंबर क्यों 100% और 100% ही आने चाहिए। तो चलते हैं, सॉरी। तो अभाज्य गुणनखंड है हमारा है 66, ये हमारा है 66 और इस तरफ है हमारा 11। देखो यहाँ पर पहली संख्या है क्या है 6, जो कि टू के टेबल। अभाज्य गुणनखंड का रूल्स होता है, हम डायरेक्ट यहाँ 11 नहीं लिख सकते, 11 हम नहीं लिख सकते, तो इसे इसका रूल्स के हिसाब से हम करेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 3 आया मतलब ये 3 के टेबल में आएगा, बस हो गया। अब यहाँ पर 11 आया और हम जानते थे 11 ओनली फॉर 11 के ही टेबल में आता है, तो हो गया। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम करें रफ काम। अगर हम 11 टेबल की बात करें तो हम जानते हैं कि 11 के टेबल में ही 11 आता है। ओके, तो हम देखो अब हमारा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो ये बराबर आता है, ये इससे बीचों बीच इस तरह आना चाहिए। तो 66 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, जल्दी से आप मुझे बोलिए। 2 into 3 into 11 और P Q स्क्वायर, मतलब Q को 2 बार इंटू R गुणा R। आप सोच रहे हो ना मैम आप इस तरह लिखते हैं मानो चिड़िया उड़ रही है। मुझे भी कितने बार बहुत सारे बच्चों ने बोला है और बहुत सारे लोगों ने बोला है, लेकिन मुझे आर इसी तरह लिखना आता है। मुझे आज तक आर इसी तरह लिखना आता है, मानो ऐसा लग रहा हो मानो चिड़िया उड़ रही हो, लेकिन आर इसी तरह मैं लिखती हूँ। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आर में सुधार करूंगी। तो हो गया। और आप लोग आर कैसे लिखते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में आप लिखते बताना, मे भी मुझे सिखाना आप कि आर किस तरह लिखा जाता है। तो आप अपने कमेंट में बताना कि मैडम आर इस तरह लिखा जाता है। मेरी आदत ये है कि मैं आर इस तरह लिखती हूँ, तो प्लीज आप मुझे बताना। और फिर 11 का जो है 11 गुणा Q गुणा R गुणा R। ओके, तो अभी यहाँ हमें ध्यान देना है, हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, संख्याएं भी नीचे लिख दी। अब हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। जो ऊपर संख्या होगी वो नीचे भी होनी चाहिए, जिससे कि वो आपस में जिस तरह देखो ये आपस में प्रकृति क्या। फॉर एग्जाम्पल इस तरह रहा, ये इसका तो मतलब होता है भाग, मतलब 2 में अगर 2 का भाग दे तो आंसर क्या आता है, भागफल 1 ही आता है। तो बस अब हर एक संख्या को तो हम इस तरह नहीं कर सकते ना, इसलिए इसका मतलब हम जब काटते हैं ना, इसका मतलब यही होता है कि भाग दिया जाता है और फिर उसका जो शेषफल होता है, सॉरी भागफल जो होता है वो 1 आता है।
तो हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 यहाँ है नहीं है, 11 है, 11 को 11 से काट दिया। फिर हम यहाँ पर नोटिस करते हैं क्यू को क्यू से काट दिया, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। अब हम जो राशि जो पीछे बची है तो 3 इंटू 6 बचा है। फिर हमें क्या बचा है, पी बचा है, फिर हमारे पास में और क्या बचा है, क्यू बचा है, और हमारे पास में एक आर भी बचा है। क्योंकि यहाँ पर आर क्यूब था और यहाँ पर आर स्क्वायर था। पी तो नीचे था ही नहीं क्वेश्चंस में, क्यू और आर स्क्वायर ही था। हमारा देखो क्वेश्चंस में चेक करें तो क्वेश्चन हमारा सही तो है ना, तो बिल्कुल सही है हमारा। तो इस तरह हमारे जो आंसर है पी क्यू आर, जहां पर पी तो देखो ऊपर था ही तो पी रहा, और क्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो हमारा क्यू आ गया। आर क्यू की अगर बात करें तो आर स्क्वायर है, तो हमारा आर जो है पीछे बच गया है। तो ये हमारा है आंसर, ये हमारा है आंसर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी डाउट हो, मैम इस तरफ, मैम यहाँ, मैम हमें यहाँ, या इस तरफ, या आपने ये संख्या कैसे काटी, पीछे क्या बचा, हमने क्या लिखा, वो भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह अपने आप को काटा ही नहीं था। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन में। ये थर्ड ही वाला था, अब हम फोर्थ वाले में जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको ये इजी लग रहा है? बहुत ही आसान है ना, जो हमने जो पिछले जो गुणनखंड किए उससे तो मुझे लगता है कि ये प्रश्नावली आसान लग रही है। क्या आपको भी आसान लग रही है? प्लीज मुझे बताइए। अगर हाँ तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारा जो है वो क्वेश्चन है वो कि फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब बार 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब भाग 51 एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। क्यूब का मतलब होता है जिसकी घात 3 होती है हमें उसे क्यूब पढ़ते हैं, और स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी घात हमें 2 होती है तो हम उसे स्क्वायर पढ़ते हैं। तो हम एक बार इसे वापस लिख देते हैं। इस बार हमारा प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 15 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सब बच्चों को समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि पीछे सब नींद ही ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज। बहुत ही मजा आ रहा है। आप अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या ले, देखो क्या होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊंगी। मैथ एक ऐसी चीज है ना, सपोज कर मैं आपको देखो पहले करके ही बताऊंगी फिर आपको समझ में आएगा। हम जब बोलते हैं ना 2 एकम 2 2 1 2, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 2 क्या होगा, तो ये है ना, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आता है, आप पे भी आता है। मैं साइंस बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आता है। ये नॉर्मल में छोटी चीज बताइए, तो यहाँ थोड़ा सा लगता है। तो ऑटोमेटिक है ना, जब हम सुनते हैं बार बार ऐसी संख्या तो ऑटोमेटिक माइंड हमें बोलता है 2 2 या 2 दूनी। ओके, तो इस तरह होता है। थोड़ा जब आप अभाज्य गुणनखंड करते तो आप ही अपने माइंड के हिसाब से सोचा करें कि अब तो यही संख्या आएगी, इसी को बोलते हैं साइंस। जिससे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है वो विकसित होता है और ऑटोमेटिक मैथ इजी लगती है। मुझे भी पहले ऐसे हार्ड लगा करती थी, कई बार जब समझ में नहीं आती तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन फिर से कई बार क्या होती थी, मैं उसी चीज को बार बार दोहराती थी, बार बार उसे देखती थी, तो वो अब आदत ही बन गई और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ मैथ पढ़ाने। और विभाजन, इस बार मैंने आपको बताया नहीं, विभाजन का अर्थ ही भाग होता है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है ना? तो रफ काम हम चलो चलते हैं 34 और इस तरह है 51। क्या आप बता सकते हैं ये दोनों किस संख्या के पहाड़े में आते हैं? 1 2 3, आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो पता चल रहा है कि ये कौन से पहाड़े में आते हैं, पर आपको पता है क्या? प्लीज जल्दी से जल्दी, कौन जल्दी बता सकता है? प्लीज जल्दी बताइए, मुझे भी लिखना है 1 2 3। और आज मुझे पक्का विश्वास है कि आपने मुझे कमेंट में बता दिया होगा कि मैम ये हमारी ये जो संख्या है वो इस पहाड़े में आती है। तो चलो चलते हैं, और आज मैं जरूर कमेंट चेक करूंगी। तो ओके,
हम यहाँ पर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर है 4, यहाँ पर 4 है तो सीधी सी बात है कि 2 का टेबल पूरी तरह जाएगा 2 1 और ये बस हो गया। फिर 17, यहाँ पर क्या संख्या आया 17, 17 देखो ये 17 कैसे आए मैं एक बार और आपको बता दूं। 2 1 जा मतलब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 2 आता है, 2 कितनी बार आता है 1 बार आता है, तो 3 में से 8 है 1। फिर यहाँ हमने 4 उतार दिया, अब 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है 7 बार, 2 7 14 बस हो गया। ये इस तरह मैंने यहाँ 17 लिखा है, आप समझना मत 17 कहाँ से आए मैम, तो मैंने इस तरह यहाँ से 17 लिखा है। ओके, फिर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है मैं आपको बता दूं क्या। अब आप सोचोगे एक तो ऐसे कौन से भी पहाड़े में नहीं आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम वापस एक ही लिखे थे, नहीं 3 जैसे लिखते हैं। 3 टाइप रूल से अभाज्य गुणनखंड में एक नियम होता है मैथ से कि किसी भी संख्या का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है तो अभाज्य गुणन तो वह संख्या 3 से पूरी तरह भाजित हो, मतलब उसमें भाग जाता है। जैसे कि 5 और 1 6 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो सीधी सी बात अगर हम यहाँ 3 रखे तो ये जो भाग है वो पूरा जाएगा। 3 1 3, 5 में से 3 गए 2 और 10 हो गया 0 0। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 3 आता है तो एक बार, 5 में से 3 गए 2 और 1 3 7 21। जो बच्चे बहुत होशियार हो रहे, जिन्हें बाहर आता होगा उन्हें गुस्सा आता होगा, मैम बहुत आप बता रहे लंबा खींच रहे, लेकिन मुझे बताना पड़ता है, हर एक चीज को बताना पड़ता है, क्योंकि मैथ ऐसी चीज है अगर मैंने लिख दिया तो आपको समझ में नहीं आया तो मेरा कुछ मतलब ही नहीं रहा, तो मुझे समझाने के लिए इस तरह लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इस तरह लंबा नहीं चाहिए कि मैम थोड़ी वीडियो आप शॉर्ट कर दीजिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखें। तो 3 1 3 3 7 21, फिर 17 तो किसी पहाड़े में नहीं आता, हमें 17 से ही उन्हें भाग देना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमेशा जो राशि प्राप्त हुई है हमें उसे इस तरह लिखेंगे 34, तो 2 इंटू 16 इंटू x3 2 3 और y3 y इंटू y और z क्यूब z3, लेकिन इसे z क्यूब आपको पढ़ना है, मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी। 51 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 3 इंटू 17 और इंटू x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ संख्या देखनी है, 2 नीचे है क्या नहीं है, तो हमें क्या ऊपर 17 है, 17 से 70 कट रहे, तो संख्या राशि में जो बची है वो हमारे यहाँ क्या बची है 2 और ये 3। ओके, फिर हमें यहाँ x है, नीचे भी x है और ऊपर भी x है, तो पीछे जो x बचे हैं वो 1 और 2, कितने बचे हैं 1 2, तो x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर हो गया, फिर y यहाँ पर देखो y नीचे 2 है और y ऊपर है 3, तो y स्क्वायर। तो जो राशि पीछे बची है वो है y, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जेड क्यू ऊपर भी था और नीचे भी था, तो जेड क्यू सारे। तो हमारा आंसर क्या बचा 2/3 x स्क्वायर और y। क्या आपको ये समझ में आ गया है? अगर हाँ तो प्लीज लाइक करें। जो राशि हमें जो पीछे बचे हमने उन्हें यहाँ इस तरह लिख दिया है। जो एक्स स्क्वायर देखो ऊपर की तरह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक वाई बचा था, हमने वाई लिखा, नीचे तो कुछ नहीं बचा था, बस 3 ही बचा था, तो हमने 3 ही कोई लिखते और हमने यहाँ पर रब किया। तो आपको ये विधि समझ में आ रही है? ओके, फिर हम चलते हैं इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में, फिर हमारा 12.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हम अगले वीडियो कल दूसरा मैं एक वीडियो लेके आऊंगी बहुत ही आसान तरीके से इसी तरह। फिर हम चलते हैं हमारे लास्ट वाला क्वेश्चन 5। यहाँ पर थोड़ा सा माइनस है, यहाँ पर क्या है -12
8 B8। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो रहे जिन्हें कि A की घात 8 और B की घात 8 जैसे डर लगा हो रहा ना, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। B4। क्या मैंने प्रश्न तो सही लिखा है? आप आपके नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में जरा चेक कीजिएगा। कई बार बहुत ऐसे जल्दी में होती है तो मैं भी क्वेश्चन सही नहीं लिख पाती हूँ। तो 12 8 भाग से माइनस है यहाँ पर, अच्छा हुआ मैंने देख लिया। -6 A और B स्टोर। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार वापस लिखना है। इस बार राशि बहुत, देखो ये 6 है और 12, सीधी सी बात है कि 6 के टेबल में 12 आता है, बहुत ही आसान रहेगा। बस ये माइनस है तो बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान है। 12 A 8 B 8 पार्ट -6 A 6 B 4। ओके, तो यहाँ पर हम कर देते हैं रफ टर्म, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड भी बोल सकते हैं। रफ टर्म यहाँ लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ओके, फिर यहाँ पर हमें लाइन खींचते रहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ कर देते हैं। 12 है तो बहुत ही आसान, मैंने बता दी। यहाँ पहले संख्या 2 है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 या 6 और 12, तो हो गया। फिर है 6, -6 नहीं लेना, ओनली फॉर आपको 6 लेना है। तो 2 के टेबल में 6 3 बार ये। ओके, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया है। वो जो राशि है वो है हमारे पास 2 × 2 × 3। ओके, फिर A8 तो इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो B की राशि भी क्या है, 8 है, तो मैं यहाँ इन्हें मिटा दूं क्योंकि यहाँ हमें लिखना पॉसिबल नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया है ना, तो मैं इस तरफ से यहाँ पर मिटा देती हूँ। तो इस बार क्या है, वो B की घात क्या है, 8 है, तो थोड़ी हमें यहाँ पर जो स्पेस थोड़ा चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और B भी 8 है। ये भी हमारा कितना है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, यहाँ पर था हमारा 6 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या आया था, आपको याद होगा, या माइनस हम यहाँ लिख देते हैं। 6 का आया था 2 × 3। ओके, तो A कितना है, 6 बार 1 2 3 4 5 और 6, और जो B है 4 बार 1 2 3 4। ओके, अब हमें यहाँ ध्यान देना है, इस तरह है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेन ध्यान देते हैं, यहाँ ही मेन उत्तर होता है। 8 भी अगर आप भूल रहे तो बस आपका जो आंसर होता है वो चेंज हो गया तो नंबर कम आ जाए। तो आपको ध्यान से देना और मुझे भी आप बताइएगा कि कहीं में छूट जाए। तो देखो 2 2 3 3, तो संख्या वाली राशि में ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है। यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो पीछे क्या बचा, A स्टॉप। अब यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 A स्टॉप हमने लिखा। अब जो B का जो है वो हमें ऊपर कितना बचा है, वो बचा है B4, तो B4। अब नीचे कुछ बचा था क्या, नीचे कुछ बचा था क्या, नहीं बचा था, ओनली फॉर -1। 1 कैसे आया कि मैंने पहले भी बता दिया, किसी भी संख्या में 1 छिपा रहता है, तो माइनस है, -1 बचा है। तो माइनस, अब किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग दिया जाए तो क्या वो संख्या वापस नहीं आती, तो बिल्कुल आती है। और लेकिन आप सोच रहे होंगे कि माइनस में हर है, तो ये बीजेवैक्टर टाइप रूल्स होता है कि अंश में माइनस हो या हर में हो, हम आंसर जो होता है वो माइनस में ही आता है, आंसर जो होता है वो माइनस में ही आता है। तो आंसर -2A स्क्वायर B4। बस
आपको समझ में आ गया? तो हमारा आंसर आया -2a स्क्वायर b स्क्वायर। किस तरह आया मैंने आपको पूरी विधि के अनुसार मैंने बताया है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आता हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें। मैं और बेहतरीन विधि लाऊंगी और अच्छे तरीके से समझाऊंगी। और ऐसा होगा ही नहीं कि मैं पढ़ा और आपको समझ में ना आए। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, पसंद आया हो तो बहुत सारे बच्चे जो मुझसे अनजान है, जो जिन्हें मैथ में डर लगता है, तो आप उन्हें शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।